Hello everyone. In the present lecture, we are going to talk about the history of Kashmir. The history of Kashmir is very fascinating, like the history of the other parts of India, and it is also very important from the historical point of view. So, we will discuss the history of this particular area, which is Kashmir, but the time frame would be 600 CE to 855 CE. आज हम लोग कश्मीर के इतिहास के बारे में बात करेंगे. कश्मीर के इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतवर्ष के इतिहास के संदर्भ में. जैसे भारतवर्ष के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया का जो हिस्ट्री जैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे ही कश्मीर की हिस्ट्री या कश्मीर की इतिहास भी उतना ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट है. हम लोग आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे इस चर्चे की जो टाइम फ्रेम या जो जिस टाइम ब्रैकेट के बीच की बात हम करेंगे वो है 600 CE से 855 CE. The sources for the history of Kashmir for this particular time frame are some literary sources and also some numismatic sources. Among the literary sources, the important are Raj Tarangini of Kalhan, Raj Tarangini of Jona Raja, Nilamata Puran, account of Huensang, etc. अब हम लोग कश्मीर के इतिहास जिसका ये पर्टिकुलर ये जो टाइम ब्रैकेट है उस टाइम का के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत है उसके बारे में चर्चा करेंगे. हमें महत्वपूर्ण सोर्स में साहित्यिक स्रोत और मुद्रा के रूप में भी हमें मुद्रा से भी हमें इम्पोर्टेंट साक्ष्य प्राप्त होता है कश्मीर के इतिहास के बारे में. तो जो साहित्यिक स्रोत है उसमें महत्वपूर्ण है कल्हन के राज तरंगिनी, जोना राजा का राज तरंगिनी, नीलामता पुराण और ह्वेनसांग का साहित्य, ह्वेनसांग का अकाउंट. The interesting fact about Kalhan's Raj Tarangini is it is very near to the methodical history. You may say among the lords of literary works of ancient Indian history, this Raj Tarangini, which was written by Kalhan's Raj Tarangini, was the most appropriate and methodical historical writing, and this is accepted by several scholars. Therefore, it is a very trustworthy source for the history of Kashmir, which comprises 8 tarangas and about 8,000 verses. जब हम लोग कल्हन के राज तरंगिनी के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल्हन की जो राज तरंगिनी है ये हमारे भारतवर्ष के, हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के जितने भी साहित्यिक सोर्स है इसमें सबसे ज़्यादा मेथडिकली करेक्ट या बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल कल्हन के राज तरंगिनी को माना जाता है. और ये बहुत ही ज़्यादा एक रिलायबल स्रोत है जिसमें हम लोग बहुत भरोसा कर सकते हैं. इस तरीके की सोर्स माना जाता है और ये बात जो है बहुत से विद्वानों के द्वारा ये मतलब एक्सेप्ट किया गया है. और ये जो कल्हन के राज तरंगिनी है इसमें 8 तरंग है और 8,000 मतलब 8,000 वर्सेस है. The dynasties ruled over Kashmir were Karkot dynasty, Utpal dynasty and Lohar dynasty respectively. However, we will talk about Karkot dynasty only as it happened in between 600 to 855 CE. कश्मीर में शासन करने वाले जो राजवंश थे वो था करकोट राजवंश, उत्पल राजवंश और लोहार राजवंश.
लेकिन आज के चर्चा में हम लोग जो है, आज के लेक्चर में हम लोग करकोट डायनेस्टी या करकोट राजवंश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी का जो टाइम फ्रेम है वो 600 से 855 CE है, जो कि आज के विषय का टाइम फ्रेम है। दिस इज द map of ancient India during Rajput period. I have taken this map from the book of Upinder Singh. Here I have pointed the area through a red circle, which is the area we are going to talk about today, which is Kashmir. And we can see that this is even the modern area of the Kashmir as well. ये प्राचीन भारत का एक मानचित्र है, एक मैप है, जिसको मैंने जो एक्चुअली राजपूत पीरियड को दर्शा रहा है, और इस मैप को मैंने उपिंदर सिंह के किताब में से लिया है। और इस मैप में मैंने लाल गोले से कश्मीर के एरिया को डिमार्केट किया है, दिखाया है, जो कि आज के मॉडर्न या आज के जो कश्मीर का एरिया है वही है, सेम एरिया है। तो आज हम लोग इसी एरिया के बारे में, इसी एरिया के इतिहास के बारे में बात करेंगे। द फाउंडर ऑफ करकोट डायनेस्टी वॉज दुर्लभवर्धन, हुज टाइम वॉज इन बिटवीन 600 to 636 CE. He was contemporary to Harshvardhan. And the another interesting fact about his dynasty was that Huensang had lived in his court for 2 long years, from 631 to 633 CE. करकोट डायनेस्टी या करकोट राजवंश के जो स्थापना किए थे वो थे दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन का टाइम था, राजकाल का जो समय था वो था 600 से 636, 600 to 636 CE। दुर्लभवर्धन हर्षवर्धन के समकालीन थे, और इनके समयकाल का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, तथ्य ये है कि ह्यूएनसांग उनके कोर्ट में, उनके सभा में लंबे 2 साल तक थे, और वो था 631 से 633 CE तक। Now we are going to talk about the chronology of Karkot dynasty, which was started with Durlabhavardhan, and then Durlabhaka, then Chandrapit Vajraditya, then Tarapit Udayaditya, then Lalitaditya Muktapit, then Prithvipit and Sangrampit, and the last powerful ruler of this dynasty was Jayapit Vinayaditya. However, we will talk about only the 2 powerful rulers of this dynasty, who were the Lalitaditya Muktapit and Jayapit Vinayaditya. करकोट डायनेस्टी या करकोट राजवंश का जो क्रम है वो दुर्लभवर्धन के साथ शुरू होता है, उसके बाद दुर्लभक, फिर चंद्रपीठ वज्रादित्य, फिर तारापीठ उदयदित्य, फिर है ललितादित्य मुक्तापीठ, उसके बाद पृथ्वीपीठ, फिर संग्रामपीठ, और जो अंतिम शक्तिशाली शासक थे इस राजवंश के, वो थे जयपीठ विनयादित्य। लेकिन हम लोग आज इस चर्चे में सिर्फ जो 2 सबसे शक्तिशाली राजा थे इस राजवंश के, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। वो है ललितादित्य मुक्तापीठ और जयपीठ विनयादित्य। ललितादित्य मुक्तापीठ was the brother of Tarapit and the 3rd son of Durlabhak. He was a great conqueror of ancient India, and he turned the little hilly kingdom of his into a strong kingdom during this time period, in between 699 to 736 CE. ललितादित्य मुक्तापीठ तारापीठ के भाई थे और दुर्लभक के
तृतीय संतान थे। वो एक बहुत ही महान योद्धा थे प्राचीन भारत के, और वो अपना छोटा सा जो राज्य था उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, शक्तिशाली पार्ट के रूप में स्थापित कर पाते हैं अपने टाइम में। और उनका टाइम था 699 से 736 CE. As I have stated earlier, that Lalitaditya Muktapid was a great conqueror, and obviously he had several military campaigns. Firstly, he conquered the areas adjoining to the Kashmir, which included the area of Lohra, which is modern Panch area. This Panch area is situated in the LOC between India and Pakistan. It is a part of Kashmir, modern Kashmir. After conquering Lohra, he led his campaign to Madhya Desh, and after that he occupied Jalandhar, which includes parts of modern Punjab and Kangra. He also had a mutual relation with Sahis, as they means Sahis, attended his court regularly. The most important victory of Lalitaditya Muktapid was against Yashovarman, who was the powerful king of Kanyakubj. We can get information regarding this conquest of Lalitaditya Muktapid from Rajtarangini of Kalhan and Gaudvaho. Besides, Lalitaditya's coins could be found from the districts of Banda, Faizabad, Varanasi, Sarnath, which were the ancient Kanyakubj and its surrounding areas. In those coins, Lalitaditya Muktapid titled himself as Sri Pratap, and according to Kalhan, he had adopted this title after his victory over Kanyakubj. Some other evidences suggest that after conquering Kannauj and defeating Yashovarman, Lalitaditya Muktapid didn't kill Yashovarman, and this is probably happened because the Yashovarman of Kanyakubj might have accepted the overlordship of Lalitaditya Muktapid. However, this is a matter of controversy. The Chinese accounts give us some other important information that Lalitaditya Muktapid and Yashovarman had jointly fought with Tibetans. And this event suggests two things: that either both of these kings had a friendly relation in the beginning, or Lalitaditya's clash against Tibetans happened before his war against Yashovarman. Whatever it is, I must say that the war and victory against Yashovarman was the biggest achievement of Lalitaditya Muktapid. Besides, the coins of Lalitaditya Muktapid could be found from Nalanda, Patna and Munger region, which suggest his victory over Magad. Kalhan's Rajtarangini describes Lalitaditya's conquest of Gaur. Besides, the Kalhan's Rajtarangini spoke about his victory over the Tukhara region, which is the region of the upper Oxus. It also mentioned Lalitaditya Muktapid's conquest of the region of Kamboj, which is in the present East Afghanistan. Kalhan also described Lalitaditya's conquest over Konkan, Avanti,
Dwarka and Karnataka, which seems more exaggeration than a historical fact. Anyway, besides all these military campaigns, he also had a diplomatic relation with the contemporary Chinese emperor, and the Chinese accounts stated about this. And this diplomatic relation happened probably because of the common threat from Arab. जैसा कि मैंने पहले कहा कि ललितादित्य मुक्तापीड एक महान योद्धा थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे सैनिक अभियान करवाया था। सबसे पहले वे कश्मीर के आसपास के जो क्षेत्र है उसमें मिलिट्री कैंपेन चलवाया और उस एरिया को अपने में शामिल किए, जिसमें लोहरा का जो रीजन है, लोहरा का जो एरिया है वो भी शामिल है। और ये लोहरा एक्चुअली आज का मॉडर्न पंच का क्षेत्र है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का LOC में आता है, और ये एक कश्मीर का ही पार्ट है, मॉडर्न कश्मीर का ही पार्ट है। उसके बाद वे मध्य देश में भी अपना अभियान चलाते हैं। उसके बाद वे जलंधर के जो क्षेत्र है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, और उसमें आज का पंजाब और कांगड़ा का क्षेत्र मौजूद है। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि शाहियों के साथ ललितादित्य मुक्तापीड का एक मित्रतापूर्ण या एक म्यूचुअल रिलेशन था, क्योंकि ये शाही जो है मतलब इनका रेगुलर यातायात, मतलब हमेशा या अक्सर वे ललितादित्य मुक्तापीड के सभा में आते थे, उपस्थित होते थे। तो इससे ये पता चलता है कि उनके बीच एक अच्छा रिलेशन था। इसके अतिरिक्त ललितादित्य मुक्तापीड का जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है कन्नौज को, मतलब यशोवर्मन को, जो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, वो यशोवर्मन को हराकर, पराजित करके कन्याकुब्ज को कॉन्क्वेयर करना या जीतना, ये उनके सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस घटना का या इस उपलब्धि का, उनका जो ये उपलब्धि था, इसका उल्लेख हमें कल्हन के राजतरंगिणी या और गौरवह में भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ललितादित्य का मुद्रा हमें बांदा, आज के जो बांदा, फैज़ाबाद, वाराणसी, सारनाथ, इन सभी जगहों से प्राप्त होते हैं। ये जो जगह थे वो प्राचीन कन्याकुब्ज और उनके आसपास के क्षेत्र में आते थे, और जो ललितादित्य का कन्याकुब्ज के ऊपर जो जीत था उसको प्रूफ करता है, उस मैटर को, उस बात को प्रूफ करता है। उनके ये जो कॉइन्स या मुद्रा प्राप्त हुए हैं उसमें उनका उपाधि श्री प्रताप करके मिलता है, और कल्हन ने ये मेंशन किया है कि ललितादित्य ने कन्याकुब्ज में अपना जीत हासिल करने के बाद अपने कॉइन में, मतलब अपने आप में ये उपाधि धारण किए थे और अपने कॉइन में इसको लिखवाए थे। इसके अतिरिक्त कुछ साक्ष्य हमें ऐसे भी प्राप्त होते हैं जिससे ये मालूम चलता है कि कन्याकुब्ज को जीतने के बाद या यशोवर्मन को हराने के बाद भी ललितादित्य ने यशोवर्मन का हत्या नहीं किया था। इसके पीछे वजह क्या थी, इसको अगर सोचा जाए तो ये हो सकता है कि यशोवर्मन ने जो है ललितादित्य का आधिपत्य को जो है एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ चीनी साहित्यों से हमें ललितादित्य और यशोवर्मन के बारे में कुछ और साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि उसमें ये कहा गया है कि ललितादित्य और यशोवर्मन दोनों ने एक साथ मिलके तिब्बतियंस के अगेंस्ट लड़े थे और उनको हराए थे। तो ये बात जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये दो तरीके की चीज़ों पे के ओर इशारा कर रहा है। या तो ललितादित्य और यशोवर्मन शुरू में दोनों आपस में मित्र थे,
या तो दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है इसके पीछे कि यशोवर्मन के ऊपर आक्रमण करने से पहले ललितादित्य के साथ ये जो है तिब्बतियंस का क्लैश हुआ था, लड़ाई हुआ था, जिस वजह से यशोवर्मन और वो एक साथ लड़े होंगे। खैर, बात जो भी हो, अल्टीमेट यही समरी है कि ललितादित्य मुक्तापीड जो कि शुरू बहुत ही एक्सट्रीम नॉर्थ में कश्मीर में उनका राज्य था, वो इस तरफ आपके साउथवर्ड्स आके यशोवर्मन को हराते हैं, कन्नौज पर अधिकार करते हैं, और ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट रहता है। इसके अतिरिक्त ललितादित्य का मुद्रा हमें नालंदा, पटना, मुंगेर आदि जगहों से भी प्राप्त होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनका होल्ड या उनका जो है एक अधिकार, या उन्होंने मगध के ऊपर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जो आज का नालंदा, पटना, मुंगेर वाला क्षेत्र, वो मगध के एरिया में, प्राचीन मगध के एरिया में आता था। इसके अलावा कल्हण अपने राजतरंगिणी में ये भी उल्लेख करते हैं कि ललितादित्य ने गौड़, जो कि बंगाल के हिस्सा है, गौड़ के ऊपर भी आक्रमण किए थे और आधिपत्य स्थापित किए थे। इसके अलावा कल्हण के राजतरंगिणी में इस बात की भी उल्लेख मिलता है कि ललितादित्य ने जो है तुखर के जो क्षेत्र है उस पर भी अपना जीत हासिल किए थे, जो कि आज के मॉडर्न ऑक्सस रिवर के ऊपर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा कल्हण ये भी बोलते हैं कि वे कंबोज के क्षेत्र, जो कि आज के पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित है, वहाँ भी अपना जीत हासिल किए थे। इसके अतिरिक्त कल्हण ये भी कहते हैं कि ललितादित्य ने आक्रमण कोंकण, अवंती, द्वारका और कर्नाटक के क्षेत्र में भी किए थे, लेकिन ये जो मेंशन है, अकॉर्डिंग टू कुछ विद्वान, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये मेंशन जो है ये प्रशस्ति है, एग्जेजरेशन है, ना कि बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक तथ्य है। ललितादित्य का ये सैनिक अभियानों के अतिरिक्त भी उनका एक डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है उनके तत्कालीन, उनके समकालीन जो चाइनीज़ राजा थे, चाइनीज़ एम्परर थे, उनके साथ था। ऐसा उल्लेख हमें उस समय का जो चाइनीज़ अकाउंट्स है, चाइनीज़ लिटरेचर है, जो चाइनीज़ साहित्य है, उसमें हमें प्राप्त होता है। और इसके तय तक जाने के लिए स्कॉलर्स का ये मानना है कि हो सकता है इसके पीछे रीज़न ये रहा हो कि दोनों क्षेत्र, दोनों जो ललितादित्य का क्षेत्र हो या चाहे चाइना का क्षेत्र हो, वो दोनों क्षेत्र एकत्रित रूप से अरब से भयभीत थे, अरब के आक्रमण से डरे हुए थे, या अरब के आक्रमण से अपने आप को बचाना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और इस वजह से इन दोनों में आपस में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए थे। In this map, you can see the regions which were attacked or conquered by Lalitāditta Muktapid, which includes the region surrounding to his original homeland and some regions far from his homeland, which we have already discussed. इस मैप में हम लोग ये देख सकते हैं कि ललितादित्य ने जो भी क्षेत्रों में आक्रमण किया था, पराजित किया था, या जो भी क्षेत्र को हासिल किया था, उसका एक अंकन हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी इससे पहले स्लाइड में कर चुके हैं। दिस ऑरेंज सर्कल्ड एंड क्वेश्चन मार्क्ड region shows the region of Konkan, Avanti, Dwarka and Karnataka, which seems the exaggeration of Kalhan than the historical fact. That's why I put the question mark on it. इस मैप में जो ऑरेंज के द्वारा जो गोला बनाया हुआ है या क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, ये क्षेत्र जो है इसमें कोंकण, अवंती, द्वारका और कर्नाटक वाला क्षेत्र को दर्शा रहा है।
जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि कल्हण ने इसका उल्लेख किया है कि इस क्षेत्रों में भी उन्होंने ललितादित्य ने आक्रमण किया था, लेकिन जो कि एक प्रशस्ति लगता है, जो कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं लगता। Lalitaditya was a far-sighted king. His conquest over Tibet, China, and the parts of northern India opened new markets for Kashmir, and he issued copper, mixed gold, silver, etc. coins for the selling purposes in these markets. Besides, he was a diplomat. As we already know, and as we already have told this, that he had a diplomatic relation with his contemporary Chinese emperor in order to protect his dynasty from Arabs. In addition to that, he was also a great builder, and he had founded a new capital named Parihaspur. Kalhan claimed him as the founder of some other towns named Darpitapur, Shunischitpur, Parnotra, etc. Besides, he had also built temple of Martand and also some other temples named Govardhan Dhar temple, Bhuteshwar temple, etc. According to Chinese literature accounts, Lalitaditya had also built a Buddhist monastery. Besides, for the benefits of his subjects, especially for the farmers, Lalitaditya completed an unique irrigation project at Chakradhar. He also managed to distribute the waters in several villages by constructing a number of water wheels. So, these are the other important achievements by Lalitaditya Muktapid. ललितादित्य मुक्तापीड एक बहुत ही दूरदर्शी राजा थे। उन्होंने जो तिब्बत, चाइना या उत्तर भारत के जो भी क्षेत्र उन्होंने जीता था, वो सभी जगहों में कश्मीर के लिए एक बाज़ार या मार्केट क्रिएट हो गया था, और इन सभी मार्केटों में खरीदने बेचने के प्रोसेस के लिए उन्होंने कुछ कॉइन्स भी इशू किया था। कुछ कॉपर कॉइन, माने तांबा का या सोने का और रजत का मुद्राएं उन्होंने इशू किया था। इसके अतिरिक्त हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वे एक बहुत ही बड़े कूटनीतिक या डिप्लोमैट किंग थे, क्योंकि वो अपने समकालीन जो चाइनीज़ एम्परर थे उनके साथ एक कूटनीतिक रिलेशन मेंटेन किए हुए थे, अपने आप को, अपने राज्य को अरब आक्रमण से बचाने के लिए। इन सब के अलावा ललितादित्य मुक्तापीड एक बहुत ही महान, बहुत ही बड़े पैमाने के एक बिल्डर भी थे। मतलब बहुत सारे चीज़ें उन्होंने बनवाई भी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने नया कैपिटल बनवाया था परिहासपुर, जिसका नाम था। इसके अलावा कल्हण के अनुसार उन्होंने और भी कुछ नगर का स्थापना किया था, जैसे कि दर्पितपुर, फलपुर, परनोत्र इत्यादि। इसके अतिरिक्त वे बहुत से मंदिरों का भी निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मार्तंड की मंदिर। इसके अलावा गोवर्धन धार टेम्पल, भूतेश्वर टेम्पल, ये सब टेम्पल भी या मंदिर भी उन्होंने बनवाई थी। इसके अलावा चाइनीज़ कुछ साहित्यिक स्रोत से हमें ये पता चलता है कि वे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी, मतलब जिसको बोलेंगे बौद्ध विहार भी उन्होंने बनवाया था। इन सभी के अलावा वे अपने कृषकों को मदद करने के लिए सिंचाई, एक बहुत ही अच्छे तरीके का सिंचाई के बंदोबस्त अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में करवाया था। इसके अलावा उन्होंने पानी, ताकि सभी गांव में सभी लोगों के पास पानी या वाटर, जल पहुंच पाए सही से, इसका व्यवस्था भी
उन्होंने वाटर व्हील बनवा के करवाया था। ये सब ललितादित्य मुक्तापीठ का राजनैतिक उपलब्धि के अलावा अतिरिक्त दूसरे उपलब्धियां हैं। The next important ruler of Karkot dynasty was Jayapid Vinayaditya. His timing was in between 751 to 782 CE. He was the son and successor of Vajraditya. जो अगला महत्वपूर्ण शासक है करकोट राजवंश का वो है जयपीड विनयादित्य। उनका शासन काल था 751 से 782 CE। जयपीड वज्रादित्य के पुत्र और उत्तराधिकार थे। After ascending the throne, Jayapid firstly proceeded eastwards with a huge army of his. And in this situation, a situation of his absence in his kingdom, his wife's brother, his brother-in-law named Judge, seized the throne. In his eastwards journey, Jayapid reached Pundravardhan, and its ruler Jayant was very much impressed by him, and he gave his daughter in marriage to Jayapid. And the name of Jayanta's daughter was Kalyan Devi. After this marriage ceremony, Jayapid went towards Gaura chiefs and defeated 5 God chiefs and forced them to accept the overlordship of his father-in-law Jayant. After all this happened, Jayapid, in the pursuit of regain his power in his homeland, moved westwards. And in this situation, his father-in-law helped him by giving his army. And in his westwards movement, Jayapid first invaded Kanyakubj and defeated its ruler Vajraditya. And after that, he entered to his homeland Kashmir and had a fight against Judge and defeated and killed him. And this is how, after a period of great distress and discomfort, Jayapid occupied, I must say, reoccupied the throne of Kashmir. After that, to celebrate her husband's victory, Kalyan Devi founded a new town called Kalyanpur. And Jayapid assumed himself a title विनयदित्य। सिंहासन आरोहण के बाद जयपीड अपने शक्तिशाली सेना के साथ पूर्व के ओर बढ़ते हैं और ऐसे स्थिति में कश्मीर में उनका जो अनुपस्थिति था, इस स्थिति का लाभ उठाकर उनकी पत्नी का भाई मतलब ब्रदर इन लॉ जिनका नाम जज था, वे कश्मीर का जो सिंहासन था उसको दखल कर लेते हैं, उस पे स्थापित हो जाते हैं। जयपीड अपने पूर्व की तरफ जो आगे बढ़ के वे पुंड्रवर्धन पहुंचते हैं, जहां का शासक जयंत थे। जयंत पहले से ही उनके जयपीड से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे और वे अपने पुत्री कल्याण देवी का विवाह जयपीड के साथ करवा देते हैं। इस विवाह के बाद जयपीड बंगाल के ही गौड़ प्रमुख थे उनके तरफ आगे बढ़ते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और 5 गौड़ प्रमुखों को हराते हैं और उनको उनके जो ससुर थे जयंत, फादर इन लॉ जयंत का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं। ये सब हो जाने के बाद जयपीड दोबारा से अपने होमलैंड यानी कि कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं
अपने होमलैंड या कश्मीर को दोबारा पाने की कोशिश में। और इस तरीके से जब वो पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले वे कन्नौज पे आक्रमण करते हैं। कन्नौज के उस समकालीन जो राजा थे वज्रदीत, उनको पराजित करते हैं और उसके बाद वे कश्मीर में प्रवेश करते हैं और जज को हरा भी देते हैं और हत्या कर देते हैं उनका। और इन सभी चीज़ों में जयपीड को उनके ससुर जयंत ने सैनिक मदद या आर्मी हेल्प, मिलिट्री हेल्प देते हैं। और इस तरीके से एक लंबे समय तक चलता जो एक अव्यवस्थित स्थिति चल रहा था कश्मीर में, उसका अंत होता है और जयपीड दोबारा से अपने सिंहासन पे स्थापित होते हैं। और अपने पति के जीत के खुशी में उनकी पत्नी कल्याण देवी एक नया नगर को स्थापित करते हैं जिसका नाम कल्याणपुर था। और जयपीड अपने आप को विनयादित्य उपाधि धारण करते हैं। Besides his political achievements, Jayapid also had some other achievements. Like Jayapid was a great builder and he founded a town named Jaipur. By religion, he believed in Vaishnavism, but still he was religiously tolerant, and that could be proved by some activities of him. Like he built a Buddhist vihara at his founded town Jaipur, and he installed 3 images of Buddha as well. Besides, Jayapid also known for his literary activities. He himself was very much interested in grammar and he learnt grammar from famous scholar Shira. He himself had written some poems as well. Besides, he patronized scholars and poets, and some of the great scholars adorned in his court. And some of their names are पंडित भट्ट उद्भट, दामोदर गुप्त, वामन, मनोरथ, चटक, संधिमत, etc. And you people try to find out their literary works by yourselves. This is a small activity or exercise I am giving to you for doing at your home. Now, besides of his building activities, literary activities, Jayapid exploited a copper mine on a mountain nearby and issued a very large number of coins in copper. This thing is mentioned by Kalhan. Besides, 2 important innovations of Jayapid were the creation of a mobile treasury that is called Chala Ganja, and the Department of Justice, Dharmadhikaran. अपने राजनैतिक उपलब्धि के अलावा भी जयपीड के और भी दूसरी उपलब्धियां भी थी। जैसे कि जयपीड ने एक नया नगर जयपुर स्थापित किया था। जयपीड एक वैष्णव थे, रिलीजियसली मतलब धार्मिक रूप से वे एक वैष्णव थे, लेकिन वो धर्म सहिष्णुता पे विश्वास रखते थे, जिसका एक बहुत बड़े प्रमाण या साक्ष्य ये है कि वे अपने बनाया हुआ नगर जयपुर में उन्होंने एक बुद्धिस्ट विहार या मोनेस्ट्री का निर्माण करवाया था और 3 बुद्धा का 3 इमेज या स्कल्पचर या मूर्ति को स्थापित भी करवाया था। इसके अलावा जयपीड अपने साहित्यिक कार्यकलाप के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। वे खुद व्याकरण में बहुत ही रुचि रखते थे और वो एक बहुत ही बड़े विद्वान शीरा से इसके बारे में सीख भी लिए थे, मतलब ग्रामर या व्याकरण सीखे थे।
वे बहुत से कविताएं भी रचना किए थे। उनके सभा में उपस्थित कुछ बड़े विद्वानों का नाम इस प्रकार है: पंडित भट्ट उद्भट, दामोदर गुप्त, वामन, मनोरथ, चटक, संधिमत इत्यादि। अब जयपीठ के द्वारा और उनके सभा में उपस्थित इन विद्वानों के द्वारा लिखे गए जो भी साहित्यिक वर्क है, साहित्यिक रचनाएं हैं, उनके नाम आप अपने आप में ढूंढिए। ये छोटा सा एक होमवर्क हम आपको दे रहे हैं कि आप अपने घरों में बैठ के इनको ढूंढिए ना। अब ये स्थापत्य और ये जो भी साहित्यिक जो कार्यकलाप है, इनको छोड़ के भी कुछ और भी अचीवमेंट्स या उपलब्धि है जयपीठ का। जयपीठ ने एक कॉपर माइन, एक खनि को खोजे थे और उसमें से बहुत से तांबा को एक्सट्रैक्ट या निकलवाए थे और उससे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में उन्होंने तांबे के मुद्राएं बनवाया था। इस बात का उल्लेख, जो इनके तांबे के खान खुदवाने का या तांबे का मुद्रा बहुत से मात्रा में बनवाने का, ये जो उल्लेख है, ये हमें कलहन के रास्तरंगिणी में मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जयपीठ ने एक चलता फिरता कोश या चाला गांजा, जिसको बोलेंगे मोबाइल ट्रेजरी, का निर्माण किया था। इसके अलावा उन्होंने एक न्यायिक विभाग का भी निर्माण किया था, धर्माधिकरण। और यही सब जयपीठ के अन्य उपलब्धियों में आता है। So in this way, I have tried to give an outline of the history of Kashmir. And the history of this particular part of India is sometimes overlooked by several scholars and students, but it is also a very important part of ancient Indian history. So it need to be understood and need to be studied. So listen to my lecture carefully, and because it is just an outline, so you try to find out some more facts about the history of Kashmir, especially about the Karkot dynasty. तो मैंने अपने इस लेक्चर के द्वारा कश्मीर के इतिहास का एक खाका प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। कश्मीर का इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्राचीन भारत के इतिहास की बात करेंगे तो उसका एक पार्ट के रूप में कश्मीर का इतिहास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत टाइम विद्वानों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा ओवरलुक हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एक आउटलाइन है, एक खाका है। तो इसको थोड़ा आप सुनने के बाद, ध्यान से सुनने के बाद, कुछ इसके बारे में और भी तथ्यों को ढूंढने की कोशिश करिए और कश्मीर के इतिहास के बारे में समझने की और भी स्टडी करने की कोशिश करिए। थैंक यू।